Hello everyone, so welcome you all on the YouTube channel of Success Tree Punjab. I am नैना और आज आपकी साइंस की क्लास रहने वाली है. ओके तो जो रहने वाली है आपकी PS टेट एग्जाम, चंडीगढ़ TGT, NTT और ETT एग्जाम के लिए. तो मिक्स क्वेश्चन रहने वाले हैं, लेकिन आज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैंने बायोलॉजी से पिक किए हैं क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको इस सेक्शन में से देखने को मिलते हैं. तो आज ये चलो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन. ओके सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा गया है हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन. थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दी थी? बेसिकली ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है और ये आपके ऑप्शंस रहे. स्पेंसर ने, जिनका नाम पूरा हर्बर्ट स्पेंसर है, डार्विन में दी है, वेलेंस ने दी है या हक्सले ने दी है. तो इसका राइट आंसर आप सोचें, फिर जरूर आंसर करें इसका. ओके पहले खुद से आंसर करें, उसके बाद ही आगे मूव करें. तो ये जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है ये दी गई है डार्विन के द्वारा. ओके तो ये की फैक्ट आपने ध्यान रखना है, राइट. और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आपने काफी बार सुना भी होगा, राइट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है that what feature is not unique to living organisms. जो living organisms होते हैं उनमें कौन सा फीचर कॉमन नहीं है, यूनिक नहीं है. जैसे फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है इंक्रीज इन साइज. ओके सेकंड है आपका रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, थर्ड है सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन एंड फोर्थ है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. देखो स्टिमुलाई का पहले मैं आपको मतलब बता देती हूँ. स्टिमुलाई यानी कि जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, बाहर का एनवायरनमेंट जो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पे या किसी भी ह्यूमन बीइंग पे इफेक्ट करता है, आपका जो बाहर का एनवायरनमेंट रहता है, ठीक है, तो उसको हम स्टिमुलाई बोलते हैं. तो आपने बताना है इनमें से कौन सा यूनिक फीचर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का. तो कौन सा नहीं है? इंक्रीज इन साइज, इट इज नॉट द यूनिक फीचर इन दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म. बाकी रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इज द इंपॉर्टेंट यूनिक फीचर. सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, इट इज ऑल्सो द यूनिक फीचर ऑफ योर लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पेडोलॉजी. पेडोलॉजी इज द साइंस ऑफ ग्राउंड वाटर, स्किन डिजीज, सॉइल या चाइल्डहुड इलनेस. तो बहुत ही बेसिक्स और सिंपल सा क्वेश्चन है. तो जो पेडोलॉजी है आपकी स्टडी ऑफ सॉइल्स को बोला जाता है. ठीक है, तो ये नोट कर लेना है आपने. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को क्या बोला जाता है. कई बार पेपर में आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग में आ जाता है, जैसे एक तरफ आपको डिफरेंट स्टडीज दे दी जाएंगी और उनके नाम. ठीक है, तो आपको बेसिक्स आइडिया होना चाहिए. तो सभी को पता होगा जो एंटोमोलॉजी होती है, ठीक है, ये डील करती है आपकी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स से. ओके जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनकी हम स्टडीज जब भी करते हैं तो किसके अंडर होती है? ये एंटोमोलॉजी के अंडर. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द अमाउंट मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस. द मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस मतलब अप्रोक्सीमेटली मोर देन 80% इन अ सेल इज. मतलब जो आपका सेल होता है, ठीक है, इट कैन बी अ प्लांट सेल और एनिमल सेल, उसमें जो 80% सब्सटेंस होता है वो क्या होता है? प्रोटीन होता है, फैट होता है, मिनरल होता है या वाटर होता है? हम सभी ने एक बचपन से एक बात सुनी होती है कि हमारी जो बॉडी है वो उसमें मैक्सिमम क्या पाया जाता है? वाटर ही पाया जाता है. ठीक है, तो जो आपका मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस है मोर देन 80% इन अ सेल, वो क्या है? आपका वाटर है. ओके तो वाटर विल बी योर राइट आंसर. ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वाटर. अब देखो ये है आपका प्लांट सेल और ये है आपका एनिमल सेल. ये किसके अंडर आते हैं? आपके यूकैरियोटिक सेल्स के अंडर. ओके सभी को आइडिया होगा, एक होते हैं हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स और एक होते हैं हमारे यूकैरियोटिक सेल्स. जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, जैसे उनका नाम में है प्रो, लेकिन वो बिल्कुल भी प्रो नहीं होते हैं. क्यों? क्योंकि उनमें जो बेसिक सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, न्यूक्लियोइड भी एब्सेंट होता है और जो उनका न्यूक्लियस होता है वो भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर उसमें नहीं होता है और उसमें बहुत से ऐसे सेल के पार्ट्स जो हैं वो मिसिंग रहते हैं. ठीक है, और उसका साइज भी छोटा रहता है, स्मॉल रहता है, किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल्स में. वहीं अगर मैं बात करूं यूकैरियोटिक सेल्स की तो वो बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल्स. यूकैरियोटिक सेल्स के अंडर आते हैं आपके प्लांट सेल और एनिमल सेल, जिनमें वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस भी देखने को मिलेगा और वो भी डबल मेम्ब्रेन से पूरा कवर्ड रहता है और आपके जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो भी प्रॉपर्ली
मेम्ब्रेन से कवर रहते हैं और वहां पे प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस आपको आइडिया होना चाहिए। और प्लांट सेल में अगर आप ये देखोगे, ये जो स्ट्रक्चर है ये इसको बोलते हैं हम वैक्यूल। वैक्यूल जो कि मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर को कवर करके रखता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। और जो वैक्यूल का साइज है वो प्लांट सेल में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू योर एनिमल सेल्स। एनिमल सेल में वैक्यूल छोटा होता है, कम होता है, कम साइज का होता है, लेकिन प्लांट सेल में बहुत ज्यादा होता है। और ये प्लांट को रिजिडिटी भी प्रोवाइड करता है और स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है प्लांट सेल को, क्योंकि प्लांट सेल मूव नहीं कर सकते, ठीक है, दे आर नॉट मोबाइल, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड। साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं? बेसिक क्वेश्चन है, साइटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी, ठीक है। और इसके अलावा वायरोलॉजी किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ वायरसेस। स्टडी ऑफ वायरसेस, वायरसेस जैसे आपका HIV, SARS-CoV-2, ओके, ये इस कैटेगरी में आ गए। एक टर्म आती है आपकी माइकोलॉजी। माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंजाई, जो आपकी फंजाई होती है उसकी स्टडी को हम बोलते हैं माइकोलॉजी, ठीक है। एक होती है बैक्टीरियोलॉजी, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, राइट। इकोलॉजी एनवायरमेंट में हम पढ़ते हैं, इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट। एनवायरमेंट जो एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स हमारे एनवायरमेंट में मिलते हैं, ओके, उसकी इंटरेक्शन किसी ऑर्गेनिज्म के साथ, उस पूरी स्टडी को हम बोलते हैं इकोलॉजी। एक होते हैं आपके बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है, और एक होते हैं आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो ये डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। बायोटिक यानी कि लिविंग, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, वो आपके बायोटिक कंपोनेंट आएंगे। बट जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो आपके एबायोटिक की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि एयर होगी, ओके, एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल होगी, ठीक है, ये किसकी कैटेगरी में आएंगे? आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स की कैटेगरी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फादर ऑफ साइटोलॉजी इज। अभी हमने पढ़ा था कि साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ योर सेल, सेल की स्टडी, राइट, उसको हम साइटोलॉजी बोलते हैं। लेकिन जो आपकी साइटोलॉजी है उसके फादर कौन है? कौन है आपके? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले डिस्कवरी की थी सेल की, राइट। ये सबने हमने पढ़ा है। देखो देखो बेसिक से शुरू करेंगे। सेल, स्टडी ऑफ सेल, सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कब की? 1665 में। लेकिन इन्होंने एक डेड सेल की डिस्कवरी की थी, ओके, डेड सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में। लेकिन इनको फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ जो सेल की स्टडी है उसका फादर कहा जाता है। लेकिन उसके बाद आए एंटोनियो वॉन ल्यूइवेनहॉक, जो 1674 में इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल की डिस्कवरी की। एंटोनियो वॉन ल्यूइवेनहॉक ने, ठीक है, डिस्कवर किया प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया एंड लिविंग सेल। उसके बाद सेल की न्यूक्लियस की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी की आपकी सेल के न्यूक्लियस की। उसके बाद पुरकिंजे आए 1839 में, जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी की। व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? इट इज नथिंग बट सेल है और न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अराउंड जो आपके सेल ऑर्गेनेलीज हैं, ओके, उस सभी को बोलते हैं हम प्रोटोप्लाज्म। यानी कि जो आपका, मान लो ये आपका प्लांट सेल है, यहाँ पे न्यूक्लियस है और यहाँ पे जितने भी आपके सेल ऑर्गेनेलीज हैं, ओके, इस सारे के सारे स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे क्या? प्रोटोप्लाज्म, ओके। तो प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी किसने की? आपकी पुरकिंजे ने 1839 में, ओके। इसके अलावा सेल क्या होता है हमारा? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। सारे के सारे जो टिश्यूज हैं, एनिमल्स हैं, इससे मिलके बने हैं। सेल से क्या मिलके बनाता है? टिश्यूज मिलके। सेल क्या बनाता है? टिश्यूज, ठीक है। टिश्यूज क्या बनाएंगे? आपके ऑर्गन। ऑर्गन क्या बनाता है? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम क्या बनाएगा? पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये क्रोनोलॉजी भी आइडिया होनी चाहिए। इसके अलावा डिफरेंट सेल थ्योरीज भी दी गई, ठीक है, जैसे कि जो प्लांट है वो किससे मिलके बने हैं? सेल से मिलके बने हैं। एनिमल किससे मिलके बने हैं? सेल से मिलके बने हैं। और रुडोल्फ वर्चो, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट है, उन्होंने कहा था दैट न्यू सेल्स ऑलवेज कम फ्रॉम योर ओल्ड सेल। ओल्ड सेल से मिलके ही क्या बनते हैं? न्यू सेल्स बनते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी रुडोल्फ वर्चो की, ठीक है। 1855 में इन्होंने ऐसा कहा था, तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सेल के बारे में था सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच सेल कैन डेवलप इनटू एनी सेल टाइप?
ऐसे सेल जो कि दूसरे सेल्स को बनाने में हेल्प करते हैं। विच सेल कैन डेवलप इनटू एनी सेल टाइप। वो कौन से होते हैं आपके? कौन से होते हैं आपके? स्टेम सेल्स। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टेम सेल्स। ये आपके बायोटेक में भी काफी ज्यादा यूज में आते हैं। ठीक है, जो स्टेम सेल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन प्रोकैरियोट्स, याद रखना है, एक यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक के बारे में पूछा गया है। प्रोकैरियोटिक, द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन इज कॉल्ड। मैंने क्या कहा था आपको? एक प्रोकैरियोटिक होते हैं, एक न्यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। प्रो, जस्ट लाइक हिज नेम, इट्स नेम प्रो, ये प्रो नहीं होते हैं। ठीक है, इनमें न्यूक्लियस प्रॉपर्ली नहीं बना होता है। ओके, तो यहाँ पे पूछा है जो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है उसको क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ओके, और इसमें डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता है न्यूक्लियस पे, यूकैरियोटिक सेल में। अब देखो, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, एक होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। जो आपके प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं इनमें न्यूक्लियस या तो नहीं होगा या तो बहुत ही वेग सा होगा, जैसे न्यूक्लियोइड की तरह। ठीक है, डीएनए तो होगा ही होगा, लेकिन नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, जो सेल के अंदर जो पार्ट्स होते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेलीज, वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, और यूकैरियोटिक में सब कुछ वेल डिफाइंड होता है। बट दोनों में क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है और दोनों में राइबोसोम्स होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मिस करते हैं लोग। ठीक है, दोनों में प्रोटोप्लाज्म भी होगा और राइबोसोम्स भी होंगे। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? एक साइटोप्लाज्म बताया, एक होता है प्रोटोप्लाज्म। जो सेल होता है ना, उसके अंदर जो लिक्विड सब्सटेंस होता है, सेल ऑर्गेनेलीज को मिला के जो भी एक्स्ट्रा लिक्विड सब्सटेंस होता है, उसी को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल आ गए आपके बैक्टीरिया, और यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल आ गए आपके प्लांट सेल और एनिमल सेल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हिस्टोन्स आर प्रोटीन एसोसिएटेड विद। हिस्टोन किससे एसोसिएटेड है? हिस्टोन क्या होते हैं? एक टाइप के प्रोटीन्स हैं। ठीक है, किससे एसोसिएटेड है? माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से, डीएनए न्यूक्लियस से, लिपिड इन साइटोसोल से, या कार्बोहाइड्रेट से। तो किससे एसोसिएटेड है? डीएनए इन न्यूक्लियस से। ठीक है, न्यूक्लियस में क्या होता है आपका? डीएनए। डीएनए क्या कंटेन करता है? आपकी जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो कंटेन करता है। ठीक है, जो कि पास ऑन होती है जनरेशन टू जनरेशन। ओके, उसी के बेसिस पे आपके जो फिजिकल अपीयरेंस हैं, जीन्स हैं, वो कैरी फॉरवर्ड होती है फर्दर जनरेशंस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु कंक्लूडेड एवरी सेल कम फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। अभी मैंने क्वेश्चन करवाया था आपको सेल थ्योरी में, दैट एक साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि जो नए सेल्स मिलके बनते हैं वो किससे मिलके बनते हैं? पुराने सेल से ही मिलके बनते हैं। ठीक है, दैट एवरी सेल कम्स फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। पुराने सेल से ही नए सेल बनेंगे। ऐसा किस साइंटिस्ट ने कहा था? किसने कहा था? वर्च्योय ने कहा था। ठीक है, वर्च्योय ने कहा था। याद रखना है, लुई वन हॉक ने क्या किया था? लुई वन हॉक ने डिस्कवरी की थी आपकी लिविंग सेल की। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया, पूरी थ्योरी याद करो। दो टाइप के सेल होते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोट, एक होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। ओके, एक होते हैं आपके एनिमल सेल्स और एक होते हैं आपके प्लांट सेल्स। राइट, तो सोचो, अब जो एनिमल सेल है उसमें क्या नहीं पाया जाता है? फ्री राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस या सेल वॉल? ऑफ कोर्स सेल वॉल नहीं पाई जाती है आपकी एनिमल सेल में। सेल वॉल किस में पाई जाती है? प्लांट सेल्स में। क्या पाई जाती है? आपकी सेल वॉल पाई जाती है प्लांट सेल में। ओके, एनिमल में क्या होती है? ये एब्सेंट। एनिमल सेल्स में एब्सेंट होती है। ठीक है, नहीं होती है आपकी सेल वॉल। इसमें सीधा क्या होता है आपका एनिमल सेल में? सिर्फ आपकी सेल मेम्ब्रेन या वो जिसको हम देखो, ये अगर आपका एनिमल सेल में बनाऊं ऐसे नॉर्मल सा, तो ये जो होगी ना बाहर की आउटर लेयर, इसको या तो हम प्लाज्मा या फिर सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको एनिमल सेल में। थोड़ा सा ध्यान रखना है ये। बट अगर मैं बात करूं आपकी प्लांट सेल की, ये प्लांट सेल की, ठीक है, मान लो ये न्यूक्लियस है, तो
जो आउटर लेयर है ये क्या होगी आपकी, सेल वॉल, आउटर लास्ट वाली, ठीक है। उसके अंदर क्या होगी, प्लाज्मा या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा या फिर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये छोटा सा डिफरेंस है, आपको बिल्कुल आइडिया होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेल वॉल जो है एब्सेंट होती है आपकी एनिमल सेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ध्यान से देखना है, विच ऑर्गेनली इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। मैंने क्या कहा था आपसे, दैट प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियॉइड प्रॉपर्ली नहीं होता है, न्यूक्लियस आपका डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है। बट प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट क्या क्या होता है, मैक्सिमम सेल ऑर्गेनलीज एब्सेंट होते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें प्रेजेंट क्या होता है, अभी अभी बताया था मैंने, क्या प्रेजेंट होता है, जरा एक्टिव रिकॉल करो। मैंने आपको बताया था जो साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म वो प्रेजेंट होता है। इसके अलावा राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन एब्सेंट क्या होते हैं, ये तो होता है, ये तो होता है, ठीक है। प्लाज्मा भी, मेम्ब्रेन भी है, सेल वॉल भी है, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। जो प्रोकैरियोट्स हैं उसमें आपका क्या नहीं मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में याद रखना है, यूकैरियोट्स में सब कुछ पाया जाता है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फ्रूट सॉफ्टन ड्यूरिंग राइपनिंग ड्यू टू। देखो फ्रूट राइपनिंग पता होगा आपको, फ्रूट एक टाइम के बाद पक जाते हैं, ठीक है। तो वो कैसे होता है, सॉफ्ट कैसे हो जाते हैं, जब राइप हो जाते हैं, पक जाते हैं, तो फ्रूट सॉफ्ट कैसे होते हैं, स्टार्च टू शुगर कन्वर्जन हो जाता है, जेली फॉर्मेशन हो जाता है, पेक्टेट इन लैमिना या डिसोल्यूशन ऑफ मिडल लैमिना। ऑफ कोर्स डिसोल्यूशन ऑफ मिडल लैमिना के करके फ्रूट राइप हो जाते हैं और सॉफ्ट हो जाते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ना है प्लांट हार्मोन्स के बारे में, ये ऑक्सिन, साइटोकिन्स, जिब्रेलिन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो ये एक होते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जो ग्रोथ को रेगुलेट करके रखते हैं, जो ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकिन्स हैं, दीज आर योर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। एक तरफ आते हैं आपके प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स, जो रोकते हैं ग्रोथ को, कौन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए इनके मेजर फंक्शन, मेजर रोल, ओके। प्लांट हार्मोन्स के ऑक्सिन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है जो सेल इलोंगेशन होती है उसको, मेजर फंक्शन, ओके। अफेक्ट करता है रूट की ग्रोथ को, डिफरेंशिएशन एंड ब्रांचिंग, ओके। इसके अलावा जो साइटोकिन्स होते हैं वो अफेक्ट करता है रूट ग्रोथ और डिफरेंशिएशन के साथ साथ स्टिमुलेट करता है सेल की डिवीजन और ग्रोथ, और डिले करता है लीफ एजिंग। जो आपके पत्ते झड़ जाते हैं ना, उनकी जो लाइफ स्पैन है वो इंक्रीज करता है, ठीक है, लाइफ स्पैन इंक्रीज करेगा, डिले कर देगा लीफ की जो एजिंग है, ठीक है। और जिब्रेलिन क्या करता है आपकी प्रॉपर बड डेवलपमेंट करेगा, स्टेम और स्टिमुलेट करेगा फ्लावरिंग, फ्रूट डेवलपमेंट, सीड जर्मिनेशन। ये किसके कारण हो रही है, जिब्रेलिन के कारण। और एब्सिसिक एसिड क्या करता है, इनहिबिट ग्रोथ, ओके, स्टोमेटा को क्लोज रखेगा ड्यूरिंग ड्राई स्पेल, जब सूखा होगा ना, बारिशें नहीं होती होगी, तो स्टोमेटा को वो बंद ही रखेगा ताकि जो पानी है वो इवेपोरेट होके चला ना जाए एटमॉस्फेयर में, ओके। और हेल्प करता है मेंटेन सीड डोरमेंसी और प्रमोट करता है लीफ एजिंग। और इथाइलिन का मेजर फंक्शन है फ्रूट राइपनिंग, जो भी आपकी फ्रूट राइपनिंग होते हैं, पक जाते हैं फ्रूट, वो किसके कारण होता है, इथाइलिन हार्मोन के कारण। और जो आपकी लीफ शेड होती है, ठीक है, गिर जाएंगी लीफ एक टाइम के बाद, वो भी किसके कारण होती है, आपकी इथाइलिन के कारण, ओके। तो ये बेसिक्स आपको आइडिया होना चाहिए प्लांट हार्मोन्स के बारे में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिलेक्टिव परमिएबिलिटी मींस द मेम्ब्रेन। मैंने क्या बताया था आपको, जो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, जैसे हमारे प्लांट सेल और एनिमल सेल, उनमें क्या होता है, एक ये परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, मेम्ब्रेन होती है, सबको पता है, ओके। जैसे आप अगर एनिमल सेल की बात करो, एनिमल सेल की बात करो, ठीक है, मान लो ये एनिमल सेल है आपका, तो ये बाहर क्या होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, क्या करती है, अलाउ करती है ऑल मटेरियल, ओनली वाटर, अलाउ करती है स्पेसिफिक मटेरियल, या अलाउ करती है ओनली आइंस।
तो ये अलाउ करती है स्पेसिफिक मटेरियल्स को कि कौन सा सब्सटेंस अंदर जाएगा प्लांट सेल के और कौन सा बाहर जाएगा, ठीक है। तो इसका मेजर रोल ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑर्गेनली बिसाइड्स न्यूक्लियस कंटेन डीएनए। ऐसा सेल ऑर्गेनली कौन है जो डीएनए कंटेन करता है न्यूक्लियस के अलावा। देखो न्यूक्लियस में तो डीएनए होता ही है, सबको पता है, राइट। डीएनए कहाँ पे मिलता है आपको, न्यूक्लियस में तो मिलता ही है, लेकिन न्यूक्लियस के अलावा भी कुछ जगह पे आपको डीएनए देखने को मिलेगा जो आपके सेल के सेल ऑर्गेनलीज हैं। वो कहाँ पे देखने को मिलेगा, सेंट्रियोल में, गोल्जी में, लाइसोसोम में या माइटोकॉन्ड्रिया में। गेस करो, थोड़ा पहले सोचो, ध्यान से याद करो। तो जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें आपको डीएनए देखने को मिलता है, कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। और इसके अलावा जो प्लांट सेल है, ठीक है, प्लास्टिड्स उसमें भी डीएनए होता है, प्लास्टिड्स में। लेकिन प्लास्टिड कहाँ पे पाए जाते हैं, सिर्फ आपके प्लांट सेल्स में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये भी ध्यान रखना है। और माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए प्रेजेंट होता है, ओके। और इससे कौन सा कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, 3 पेरेंट बेबी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। 3 पेरेंट बेबी का कॉन्सेप्ट जो है वो इसी से एसोसिएटेड है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से रिलेटेड, ओके। जो कि आप बायोटेक्नोलॉजी में डेप्थ में पढ़ते हो। ऑल्दो आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए, बट आपने ध्यान क्या रखना है, जो आपका डीएनए है वो न्यूक्लियस में तो पाया जाता ही है, लेकिन उसके अलावा जो डीएनए मौजूद होगा वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होगा और प्लास्टिड्स में होगा। प्लास्टिड बट सिर्फ पाए जाएंगे आपके प्लांट सेल्स में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग अ फंक्शन। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ सेम फंक्शन, उनको क्या बोलते हैं हम, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या बोलते हैं हम, टिश्यू बोलते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, सेल मिला के क्या बनते हैं, आपके टिश्यूज बनते हैं। टिश्यूज से क्या बनेगा, ऑर्गन, ठीक है। ऑर्गन से बनेगा आपका ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से क्या बनेगा आपका ऑर्गेनिज्म, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से बने हैं, ठीक है। मल्टी सेलुलर, बहुत सारे सेल्स से मिलके बने हैं, ठीक है। तो ये पूरी क्रोनोलॉजी आपने ध्यान रखनी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज इन स्टेम रूट लेंथ इज ड्यू टू लेटरल मेरिस्टम, इंटरकैलरी, एपिकल या सेकेंडरी ग्रोथ। देखो जब भी हम टिश्यूज पढ़ते हैं टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं, एक होते हैं हमारे परमानेंट टिश्यूज, ठीक है। और एक होते हैं हमारे परमानेंट और नॉन परमानेंट बोलो या मैरिस्मेटिक टिश्यूज, ठीक है। तो जो मैरिस्मेटिक टिश्यूज होते हैं इनमें डिफरेंस क्या होता है, परमानेंट टिश्यूज ये फर्दर सेल डिवीजन नहीं कर सकते, फर्दर नो सेल डिवीजन, ठीक है, नो सेल डिवीजन। बट ये सेल डिवीजन कर सकते हैं, ठीक है, सेल डिवीजन ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ठीक है। और जो मैरिस्मेटिक टिश्यूज होते हैं इसी की टाइप्स होती है आपकी एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल, ओके, ये होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, इंक्रीज इन स्टेम, जो आपका स्टेम है और रूट्स है उनकी जो लेंथ इंक्रीज होती है वो किस टिश्यू के कारण होती है, वो होती है ड्यू टू एपिकल मेरिस्टेम के कारण। और जो परमानेंट टिश्यू होते हैं ना, ये आते हैं आपके पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, सेक्लेरेन्काइमा, सबने पढ़ा होगा ये, ठीक है। वो आते हैं आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू में। और उसी की दूसरी टाइप आती है आपकी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में, जिसमें हम पढ़ते हैं जाइलम और फ्लोएम के बारे में, ओके। मैंने क्लासेस में बहुत बार ये चीजें रिपीट की हैं, अगर आप रेगुलर लगा रहे हो तो क्लासेस तो आपको आइडिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेम गर्थ इंक्रीज। पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा, जब आपका स्टेम और रूट्स हैं उनकी लेंथ इंक्रीज हो रही है तो वो किसके कारण हो रही है, एपिकल टिश्यू के कारण हो रही है। और जब भी स्टेम और रूट की इंक्रीज होती है लेंथ, तो उसको हम बोलते हैं आपकी प्राइमरी ग्रोथ। क्या बोलते हैं उसको, प्राइमरी ग्रोथ। बट किसमें, जब आपकी स्टेम और रूट की लेंथ इंक्रीज होती है, ठीक है। बट जब आपकी सेकेंडरी ग्रोथ होती है, सेकेंडरी ग्रोथ किसको बोलेंगे, जब आपकी स्टेम की गर्थ इंक्रीज होती है, स्टेम की गर्थ
इंक्रीज होती है। ठीक है, तो जब स्टेम की ग्रोथ इंक्रीज होती है तो उसके पीछे कौन से टिश्यूज का हाथ होता है? ट्रैकिड्स, पेरिसाइकल, इंटरकैलरी मेरिस्टेम या लेटरल मेरिस्टेम? तो किसका हाथ होता है? लेटरल मेरिस्टेम के कारण जो आपका ट्री है, ठीक है, ओके, ये मान लो अगर आपका ट्री है तो इसमें जो गर्थ है, ये गर्थ जो है ये इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इट इज ड्यू टू योर लेटरल मेरिस्टेम, और इस टाइप की ग्रोथ को हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़े से छोटे क्वेश्चंस हैं, एक वन लाइनर, तो मैंने इंक्लूड किए हैं, ठीक है, ताकि आपकी हेल्प हो जाए। देखो, पढ़ तो सारे लेते हैं, सबने पढ़ लिया होगा सेल के बारे में, टिश्यूज के बारे में, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना और एक्टिव रिकॉल नहीं करोगे उसका फायदा नहीं होता। जितना एक्टिव रिकॉल करोगे, जितना माइंड पे स्ट्रेस डालोगे, उतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर फाउंड इन। आपने एपिकल पढ़ लिया, इंटरकैलरी अभी पढ़ोगे, और लेटरल पढ़ लिया। ये किसके अंडर आते हैं? मैरिस्मेटिक टिश्यूज के अंडर। ओके, तो इसमें पूछा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर फाउंड इन नोड, लेटरल बर्ड, टर्मिनल बर्ड या इंटरनोड? इसका आंसर पहले आप बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेटरल मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, अभी पढ़ा है हमने, ठीक है, किसके होते हैं? लेंथ ग्रो करते हैं, पैरेन्काइमा ग्रोथ करते हैं, थिकनेस ग्रो करते हैं, या कॉर्टेक्स ग्रोथ करते हैं? पैरेन्काइमा सेल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, जो आपके पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? लिग्निफाइड वॉल्स, इंटरसेलुलर स्पेसेस, कॉर्नर थिकनेस या यूनिफॉर्म थिकनेस? मैं आंसर भी मार्क कर रही हूँ, आई एम श्योर आप समझ रहे होंगे। डेड सेल टिश्यूज इन प्लांट्स किस में पाए जाते हैं? डेड सेल सेक्लेरेन्काइमा में। ठीक है, तो देखो, जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स कहाँ पे पाए जाते हैं? इंटरनोड्स में। जो आप बैम्बू देखते हो ना, बैम्बू का प्लांट, तो उसमें छोटे छोटे वो होंगे, ऐसे होता है ना बैम्बू, देखा अगर आपने तो ऐसे ऐसे होगा, तो ये जो होता है ना, इसी को बोलते हैं हम इंटरनोड। ठीक है, और ये किसके कारण होता है? आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम के कारण। और जो लेटरल मेरिस्टेम होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके थिकनेस ग्रोथ। जो आपका स्टेम है वो कितना, उसका विड्थ इंक्रीज होगी, इट इज ड्यू टू योर थिकनेस ग्रोथ एंड लेटरल ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम, जिसको हम सेकेंडरी ग्रोथ भी बोलते हैं। पैरेन्काइमा सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है इंटरसेलुलर स्पेसेस, इनमें स्पेसेस अच्छे खासे होते हैं। ठीक है, और ये इनका मेन फंक्शन क्या होता है पैरेन्काइमा का? स्टोरेज का। ठीक है, स्टोरेज ऑफ फूड, फैट्स। ठीक है, और डेड सेल सेक्लेरेन्काइमा, जैसे कि जो आपका कोकोनट का हस्क होता है बाहर का आउटर पार्ट, वो किससे मिलके बना होता है? सेक्लेरेन्काइमा टिश्यू से। ठीक है, आउटर पार्ट हार्ड होता है, ठीक है, पता है ना, स्टिफनेस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछे गए 3 क्वेश्चन हैं, ध्यान से देखो। लिविंग सेल प्रोवाइडेड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, कौन से ऐसे लिविंग सेल है जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं? कॉलेनकाइमा, सेक्लेरेन्काइमा, फ्लोएम या सेक्रेट्स? जाइलम लिविंग टिश्यू, जाइलम के 4 फर्दर पार्ट्स होते हैं, उसमें से कुछ एक आपका लिविंग है, बाकी डेड है। वो कौन सा है आपने बताना है, लिविंग बताना है। ठीक है, और फंक्शन ऑफ फ्लोएम, फ्लोएम का फंक्शन बताना है। ठीक है, सिंपल था, है ना, सिंपल था ना। चलो, इसके अलावा ये जो मैंने क्वेश्चन सभी को आपको करवाए हैं, ये आपने ध्यान से इनको फर्दर रिवाइज कर लेना है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि कैसे सॉल्व करें, आपको थोड़ा सा डाउट है, तो अभी हमारा जो पीएस टेट का बैच है फॉर योर पेपर 1 एंड पेपर 2 वो लाइव चल रहा है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। साइंस में ही करवाऊंगी उसमें, ओके। और साइंस की भी क्लासेस हुई नहीं है, तो अभी लाइव क्लासेस चलेंगी साइंस की, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा अगर आपको साइंस में दिक्कत आ रही है तो। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पे हमसे जुड़ सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और कोई भी डाउट होगा किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप कॉमेंट सेक्शन में मैंशन कर सकते हो, और मुझे ज़रूर बताना आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, होपफुली आपका जो रिवीजन है वो अच्छा हो गया होगा सेल और टिश्यूज के बारे में। अगर आपको फिर भी दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, बाकी आपसे जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन।